हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमेंस कोचिंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट 2024 एग्जाम के लिए, जिसका एग्जाम दोस्तों 7 जुलाई को प्रस्तावित है, उसके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग इस बार का सीटेट एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेंगे। उसके लिए दोस्तों हम आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से आप दोस्तों सीटेट एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है, मात्र 15 से 20 दिन का ही समय बचा हुआ है। और इन दिनों में दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी 2011 से लेकर के या 12 से लेकर के 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं दोस्तों, आप बस इसको ही करके चले जाइए। आप निश्चित रूप से सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। आप सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक है दोस्तों, हम आज की क्लास में आपको हिंदी का एक मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसमें हिंदी के 30 प्रश्न हैं और देखते हैं दोस्तों इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है 31 नंबर का कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए दिया है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ऑप्शन बी समय व अवधि पर, सी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर और डी उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। आप लोग बताइए दोस्तों इसका जल्दी से कौन सा आंसर सही होगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पे। देखिए दोस्तों एक चीज हम आपको फिर बताना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों सीटेट एग्जाम में 20 से 30 प्रश्न जो आपसे जनरली गलत हो जाते हैं ये सही हों, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। पहली चीज दोस्तों कि आप जो प्रश्न है इसको अच्छे से पढ़िए और इनके ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़िए, पेशेंस रखिए दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे दोस्तों, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं जो, ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स और जो नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं सीटेट की, इनको भी समझ लीजिए। अगर 2 चीज दोस्तों आप एग्जाम में करके चले गए, पहली चीज दोस्तों एग्जाम में पेशेंस रखिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस को भी पढ़िए। दूसरी चीज सीटेट के जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और नेगेटिव टैग वर्ड्स को दोस्तों एक बार किसी क्लास में समझ लीजिए। ठीक है, आप निश्चित रूप से दोस्तों 20 से 30 प्रश्न आप आसानी से सही कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर ये 2 काम आप कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आज की क्लास का, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों और देखते हैं कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं इस क्लास से। हिंदी के, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक ए एकमात्र संसाधन है, बी साध्य है, सी साधन है और डी अनावश्यक है। आप लोग बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा, हम वेट कर रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों हम समय देते हैं इसका आंसर बताने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधन है। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि ए वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। देखिए दोस्तों हम आपको बता दें, हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, निगेटिव ऑप्शन आपको पहले ही हटा देना है। तो यहाँ पे देखिए वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, ये निगेटिव ऑप्शन है, नहीं दिया, नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। अरुचि का मतलब होता है दोस्तों इंटरेस्ट नहीं होता है, तो ये भी निगेटिव, ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ये भी नहीं होगा। आपके पास मात्र एक ऑप्शन बचा, वो कौन सा हो जाएगा आपका, डी वाला, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी करना है। 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन आप रिमूव कर दीजिए और एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, जल्दी से बताइए। कहानी सुनाने से ए बच्चे प्रसन्न होते हैं, बी बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, सी बच्चे अनुशासित रहते हैं और डी बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। यही वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों देखिए 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, अनुशासित रहते हैं, आपको एक लॉजिकल आंसर सोचना है। ठीक है,
तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण आपके लिए है। सभी प्रश्न आज की क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? यानी कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ए, अपने अनुभवों को लिखना, बी, श्रुत लेख, सी, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना और डी, सुंदर लेख का अभ्यास। आप लोग बताइए इसका लॉजिकल आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने अनुभवों को लिखना। अगला प्रश्न है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, बी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, सी, अलंकारिक भाषा का प्रयोग और डी, मधुर वाणी। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ए, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बी, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, सी, भाषा संसाधनों का अभाव और डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। आप लोग बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि डी वाला, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। देखिए दोस्तों, समय आपके पास कम है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आपको अभ्यास करने की जरूरत है, ठीक है? तो अगला प्रश्न आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके सामने ये रहा प्रश्न कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांतों के प्रतिकूल है? एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ए, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, बी, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है, सी, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है और डी, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। आप लोग बताइएगा इसका लॉजिकल आंसर क्या होगा सही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। इसलिए दोस्तों बच्चों को जो है व्याकरण की कॉन्सेप्ट और नियम को सिखाना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर आप लोग बताइए तो क्या होगा? सभी प्रश्न दोस्तों हम आप ही के लिए लाए हैं और इसका आंसर आपको वही बताना है, ठीक है? अपना असेसमेंट करते चलिए। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ए, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बी, बच्चों को व्याकरण सिखाना, सी, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग और डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। देखिए दोस्तों, अवसर देना, चर्चा करना, ठीक है, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, इनको दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, बच्चे को ही मानक मान करके, बच्चे को ही सब कुछ मान करके आपको आंसर देना है, ठीक है? बच्चा किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, बच्चे से ज़्यादा दोस्तों व्यवहारपरक चीज़ें या क्रियाकलाप करानी चाहिए जिससे बच्चा दोस्तों उसमें इंटरेस्ट ले सके, ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने 40 नंबर का, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों और इस टाइप के प्रश्न तो पूछ ही लिए जाते हैं। इसमें गलती क्या होती है दोस्तों हम बता रहे हैं आपको। देखिए पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए दोस्तों, नहीं वाला जो प्रश्न पूछता है ना हमसे, हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं और जल्दी दोस्तों पढ़ते भी हैं लेकिन उनके ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं। अगर प्रश्न नेगेटिव पूछा गया है तो ऑप्शन भी नेगेटिव होगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन इनके हैं, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, बी वाला ऑप्शन है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना और सी वाला ऑप्शन है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना और डी वाला ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। देखिए दोस्तों, इसमें से जो नेगेटिव ऑप्शन है वही आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया नहीं है, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। किसी चीज़ को दोस्तों कंठस्थ करना, याद करना, ये निगेटिव टैग वर्ड्स है, ठीक है? ये आंसर आपका नहीं होगा। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या है हम आपको बता दें। अवसर आपका शब्द हो गया, प्रभावी प्रयोग हो गया, चर्चा शब्द हो गया, ये सब आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न दोस्तों, इसका भी आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है यानी उचित है। गृह कार्य के बारे में ए वाला ऑप्शन है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। बी वाला ऑप्शन है बच्चों की क्षमताएं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों यही आंसर आपका सही होगा। बच्चों की जितनी क्षमता होती है, कैपेसिटी और उनका जो लेवल होता है, उसी के अनुसार उनको होमवर्क दिया जाना चाहिए, यही आंसर बेस्ट है। ठीक है, बाकी आपके दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ऐसा कुछ नहीं है। सी वाला ऑप्शन है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, इसका भी आंसर बताएंगे क्या होगा। 42 नंबर का, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, यानी कि दोस्तों जिसमें भाषा लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया जाता है, वो कौन से स्किल है। 4 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन है सुनना बोलना, बी वाला ऑप्शन है बोलना लिखना, सी पढ़ना लिखना और डी सुनना पढ़ना। आपका इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। 42 नंबर का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोलना लिखना। इसके माध्यम से दोस्तों हम चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। पहला वाला ऑप्शन है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। दोस्तों बिल्कुल कर लेंगे, ये नहीं होगा क्योंकि असत्य पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय में आते हैं, और सी वाला ऑप्शन है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। देखिए दोस्तों, हम आपको एक चीज़ बताए थे, ही शब्द किसी वाक्य में लग जाता है तो उस वाक्य को दबाव देकर के बोला जाता है। ये आपका एक निगेटिव टैग वर्ड्स है। ठीक है, ये वाला आंसर आपका नहीं होगा, इसीलिए यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 का सी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, जितने भी प्रश्न आज की क्लास में सभी महत्वपूर्ण आपके लिए हो रहे हैं। ठीक है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ए विद्यालय में केवल, पहले ही दोस्तों हम आपको बता दिए केवल एक निगेटिव टैग वर्ड्स है, क्या करें हम, आप लोग बताइए, इसको हटा दें, बिल्कुल हटा दें, नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है बच्चे केवल सुनना, अरे भाई ये क्यों होगा, ये भी तो नहीं होगा, बी वाले को भी हटा दे रहे हैं। सॉरी, सी वाला ऑप्शन है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है, बिल्कुल दोस्तों यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा के चारों कौशल आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है। ए चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, बी चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, सी पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, और डी चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। देखिए दोस्तों, जो चित्र होता है अमूर्त, अमूर्त का मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं उनकी संकल्पनाओं को, उनकी कॉन्सेप्ट को समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करते हैं, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों, हिंदी में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 30 प्रश्नों में आपसे 15 प्रश्न पेडागॉगी शिक्षण से पूछे जाएंगे, बाकी 15 प्रश्न आपका पैसेज पे आधारित रहेगा, जिसमें 2 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, ये आपका पोयम है। दिया गया है कि कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। इस पे जो प्रश्न आधारित होगा 46 से लेकर के 51 तक है। तो सबसे पहले हम इस पोयम को पढ़ेंगे और इस पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए इस पोयम को दोस्तों पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी पोयम है और पढ़ते हैं इसको। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छी पोयम है दोस्तों, सोहन लाल द्विवेदी जी की पोयम है, कंपोज की गई और इस पे आधारित प्रश्न है। इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों सभी लोगों को। देखते हैं दोस्तों कितने प्रश्न आप सही करते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है। ए मृत्यु को प्राप्त करना, बी परिश्रमी होना, सी बेखबर होना और डी चिंता युक्त होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेखबर होना, यानी गहरी नींद में सोने का अर्थ होता है बेखबर होना। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा। देखते हैं दोस्तों कितने लोग बताते हैं इसका आंसर।
47 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बताना आप लोगों को। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? ए पाताल में, बी अतल गहराई में, सी जहाँ सूर्य अस्त होता है, डी पतन की राह में, राह पर। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पतन की राह पर। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि कवि किस तरह की व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? ए जो अत्यधिक प्रेरित हैं, बी जो बहुत परिश्रमी हैं, सी जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, और डी जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। जल्दी जल्दी दोस्तों इन प्रश्नों को देखिए और इनका आंसर आप बताइए, ठीक है। आप ही के लिए दोस्तों हम ये प्रश्न सभी करा रहे हैं। पूछा गया है कि कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ए ताकि लोग गीत सुन सकें, बी ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें, सी सुबह हो गई है, और डी यह कवि का दायित्व है। इसका राइट आंसर आप बताएं क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अलंकार से प्रश्न पूछा गया है। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, रूपक, अनुप्रास। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइए। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, कोलाहल, आकाश, जागृति। तो इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा आपका जागृति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपका गद्यांश है। इस पे जो 52 से लेकर के 60 तक प्रश्न दिए गए हैं, इस गद्यांश को पढ़ना है और इस पे उचित जो आंसर होंगे दोस्तों, उचित विकल्प को आपको चुनना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, इस पैसेज को पढ़ने से पहले आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, ठीक है। अपने हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उनके मेन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करिए, फिर पैसेज पढ़िए, ठीक है। इससे दोस्तों ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे पहले पैसेज को नहीं, पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, ठीक है। ये सभी प्रश्न है कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ, गांधी जी ने वगैर शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा। ये सब प्रश्न है दोस्तों। इन प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और ये आपका तरीका है दोस्तों, ठीक है। पहले हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं, ठीक है, प्रश्न पढ़ने के बाद, ठीक है। आइए देखते हैं पैसेज क्या कहता है। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है कि काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी दोस्तों डायरी की बात की गई है, ठीक है। आगे है कि जिसने जो पढ़ा है वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई है वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। आगे देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने पुनः मनु से कहा कि डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, ये गांधी जी के रोचक संस्मरण थे, ठीक है। इस पे दोस्तों प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखते हैं कितने लोग दोस्तों सही आंसर बताते हैं, ठीक है। पूछा गया है प्रश्न है कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। ए उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी, बी मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था, सी उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी, और डी उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। वगैरह शब्द का अभी देखें दोस्तों ऊपर हम लोगों ने, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए क्लास को अटेंड जरूर करिए। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। ए वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है, बी गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो, सी वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, डी वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है
और देखते हैं दोस्तों इसका आंसर कौन बताता है। पूछा गया है कि गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है। ए, दोनों में समय लगता है। बी, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल है। सी, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। और डी, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा। देखते हैं इसको कौन बताता है। 55 नंबर का है कि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर देखते हैं कौन बताता है। आप लोग जल्दी से पढ़िए क्या होगा। ए है, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है, स्वयं मूल्यांकन भी करता है। बिल्कुल यही आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है और इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। ए, हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। बी, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। सी, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। और डी, हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। इसका सबसे लॉजिकल और बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है और ये समास से पूछा गया है। इसको दोस्तों आप जरूर बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। द्वंद्व, अव्ययी, द्विगु और तत्पुरुष। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव समास, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रति उपसर्ग लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है। ए, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है। बी, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है। सी, पढ़ा हुआ कितना समझ में है। और डी, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है इस क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। सेवा, कार्य, काज, काम। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो कार्य शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काज। अंतिम प्रश्न दोस्तों इस क्लास का है कि विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। वैचारिक, विचारिक, विचौरिक या वैचारिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैचारिक शब्द। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जो है हिंदी के 30 प्रश्न में मॉक टेस्ट में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए दोस्तों। ये क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी दोस्तों, अपना प्रतिक्रिया दोस्तों आप जरूर एक्सप्रेस कीजिएगा। ठीक है।